नमस्कार दोस्तों। तो आज हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की चर्चा हम करेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो आज रीतिकाल से जुड़े प्रश्न उत्तर की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आचार्य शुक्ल ने ऋतिकाल का समय क्या माना है। तो आचार्य शुक्ल ने ऋतिकाल का समय क्या माना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका संवत 1700 से 1900। तो संवत 1700 से 1900 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऋतिकाल का समय माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, उत्तर मध्यकाल का नामकरण क्या है। तो उत्तर मध्यकाल को और कौन से नामों से जाना जाता है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, सबसे पहले उत्तर मध्यकाल को नाम दिया गया था ऋतिकाल, और ये हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध नाम है। तो उत्तर मध्यकाल को सबसे पहले ऋतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसके बाद अलंकृत काल, तो उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल नाम दिया था मिश्र बंधु ने। और फिर श्रृंगार काल, तो श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो ऋतिकाल नाम दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अलंकृत काल नाम दिया था मिश्र बंधु ने। और श्रृंगार काल नाम दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा और उसे दो भागों में ऋतिबद्ध और ऋतिमुक्त में बांटकर पुनः ऋतिबद्ध को ऋतिसिद्ध और ऋतिबद्ध में बांटा है। तो उनका नाम क्या है। तो फिर से पढ़ते हैं। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा और उसे दो भागों ऋतिबद्ध और ऋतिमुक्त में बांटकर पुनः ऋतिबद्ध को ऋतिसिद्ध और ऋतिबद्ध में बांटा। तो उस विद्वान का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विद्वान ने ऋतिबद्ध कवियों की दो श्रेणियां आचार्य कवि और काव्य की निर्धारित किया तथा आचार्य कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभक्त किया। तो फिर से पढ़ते हैं। किस विद्वान ने ऋतिबद्ध कवियों की दो श्रेणियां आचार्य कवि और काव्य की निर्धारित किया तथा आचार्य कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक, अलंकार निरूपक और पिंगल निरूपक वर्गों में विभक्त किया। तो उस विद्वान का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को ग्रियर्सन ऋतिकाव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, प्रताप शाही आदि को रखा है। तो यहाँ से प्रश्न ये आ सकता है कि किस ग्रंथ के अंतर्गत 7वें अध्याय को ग्रियर्सन ने ऋतिकाव्य कहा है और इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतिराम, प्रताप शाही आदि को रखा है। तो उस ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने ऋतिकाल को दो भागों में विभक्त किया।
तो किस प्रकार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को दो भागों में विभक्त किया था? तो सबसे पहले रीति ग्रंथकार और दूसरा है अन्य कवि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के लेखक का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। काव्य की रीति सीखी सुकबिन, सौ देखी सुनी बहुलोक की बातें। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो काव्य की रीति सीखी सुकबिन, सौ देखी सुनी बहुलोक की बातें। तो इसके लेखक हैं भिखारी दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। इस प्रसिद्ध कथन के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। तो इस प्रसिद्ध कथन के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का वर्गीकरण मुक्ति रीति और बद्ध रीति। बद्ध रीति के दो भाग रीति चेतस और काव्य चेतस। मुक्त रीति के दो भाग क्लासिकल और स्वच्छंद किसने माना है? तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे बद्ध रीति के कितने भाग हैं? तो इसके दो भाग हैं, रीति चेतस और काव्य चेतस। उसी प्रकार मुक्त रीति के कितने भाग हैं? तो मुक्त रीति के भी दो भाग हैं, क्लासिकल और स्वच्छंद। तो ये किसने इसका वर्गीकरण किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका डॉक्टर बच्चन सिंह। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो, ये पंक्ति किसकी मानी जाती है? तो आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्माकर। भूप से लसत कवि, कवि से लसत भूप, भूप और कवि से लसत सभा की गरवानो है। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं ठाकुर। नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी के रचयिता का नाम क्या है? तो नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी के रचयिता का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका भानुदत्त। अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक के रचयिता कौन है? तो अलंकार से संबंधित संस्कृत ग्रंथ चंद्रालोक के रचयिता का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयदेव। कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक तीन अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखा? तो कर्णाभरण, श्रुतिभूषण, भूपभूषण नामक तीन अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखा था? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कर्णेश कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य का नाम क्या है? ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका केशव दास। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने रीति काव्य की परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंतामणि। डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाव्य का प्रवर्तक किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाव्य का प्रवर्तक किसे माना है? तो इन्होंने माना है केशव दास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो बताना है इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास ही न अनुमानो, ऐसे ऐसे कबिन की बानी हूँ सो जानिए। तो इस पंक्ति के लेखक हैं भिखारी दास। नृपति नयन कमलीन वृथा, चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि लय, कमल मुखी कमलाही। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। नृपति नयन कमलीन वृथा, चितवत बासर जाही, हृदय कमल में हरि लय, कमल मुखी कमलाही। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं मतीराम। आगे के कवि रिझहें तो कविताई न तो, राधिका कन्हाई सुमिरन कौ बहानो है। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं भिखारी दास और ये पंक्ति ली गई है काव्य निर्णय से। तो यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति का अर्थ क्या है? तो रीति से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका, इसका अर्थ है विशिष्ट पद रचना। तो रीति से तात्पर्य है विशिष्ट पद रचना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः रीतिकाल की अवधि क्या मानी जाती है? तो सामान्यतः रीतिकाल की अवधि क्या मानी जाती है? तो इसकी समय सीमा मानी जाती है 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। तो 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक जो है सामान्यतः रीतिकाल का समय माना जाता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को क्या माना है? तो आचार्य शुक्ल ने केशवदास को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका अलंकारवादी। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीति कवियों को क्या माना है? तो आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीति कवियों को क्या माना है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रसवादी। वागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस्सीकृत होकर सामने आने से रह गए। रीतिकाल के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। वागधारा बंधी हुई नालियों में ही प्रवाहित होने लगी, जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और अगोचर विषय रस्सीकृत होकर सामने आने से रह गए। तो रीतिकाल के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य शुक्ल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रज भाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पार्श्यो, पै अति प्रगट जू होए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो ब्रज भाषा भाषा रुचिर, कहे सुमति सब कोई, मिल संस्कृत पार्श्यो, पै अति प्रगट जू होए। तो इसके कवि का नाम क्या है?
तो इसका सही उत्तर होगा आपका भिखारीदास। और इसके अंतर्गत एक और पंक्ति आती है, ब्रज मागधी मिलय अमर नाग यवन भखानी सहज पारसी हूँ मिलय सठ विधि कहत पखानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो आचार्य शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भक्ति काल। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के किन कवियों को रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है? तो बहुत सारे कवि आते हैं, तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल के किन कवियों को रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है? तो वो हैं चिंतामणि त्रिपाठी, बेनी, महाराजा जसवंत सिंह, बिहारी लाल मंडन, मतिराम, भूषण, कुलपति मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास त्रिवेदी, राम, नेवाज, देव, श्रीधर, सुरति मिश्र, कविंद्र, श्रीपति, वीर, कृष्ण कवि, रसिक, सुमति, गंजन, अली सुहेब खां, प्रीतम, भिखारीदास, भूपति, तोष निधि, दलपति राय, वंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दुलह, कुमारमणि, भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव सहायदास, रूपसाही, ऋषिनाथ, बैरीसाल दत्त, रतन कवि, हरिनाथ, मनीराम मिश्र, चंदन, देवकी नंदन, महाराजा राम सिंह, भानकवि, धानकवि, बेनी बंदीजन, बेनी प्रवीण, यशोदानंद, जसवंत सिंह द्वितीय, करण कवि, गुरदीन पांडे, ब्रह्मदत्त, पद्माकर भट्ट, ग्वाल कवि, प्रताप शाही, रसिक गोविंद। तो ये सभी जो हैं ये आचार्य शुक्ल ने इनको रीतिकाल के रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत माना है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथकार कवि के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 57। रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? तो रीति कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका तिकवापुर जिला कानपुर। जनश्रुति के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी के भाई का नाम क्या है? तो जनश्रुति के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी के भाइयों का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूषण, मतिराम और जटाशंकर। तो भूषण, मतिराम और जटाशंकर जो हैं ये जनश्रुति के अनुसार चिंतामणि के भाई हैं। तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चिंतामणि किसके राज्याश्रित कवि थे? तो चिंतामणि किसके राज्याश्रित कवि थे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका नागपुर के भोंसला राजा मकरंद शाह के। तो नागपुर के भोंसला राजा मकरंद शाह के दरबार में ये कवि थे चिंतामणि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है? तो किस कवि ने अपने ग्रंथों में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है? तो उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चिंतामणि त्रिपाठी। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, रामालंकार रामचंद्र भूषण रामचंद्राभरण नामक मुक्तक काव्यों की रचना किसने की है? तो रामालंकार रामचंद्र भूषण
रामचंद्राभरण नामक मुक्तक काव्यों की रचना किसने की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोप कवि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं चिंतामणि, और ये जो है कवि कुल कल्पतरु के अंतर्गत आता है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 100 विश्रवद्ध नवोढ़ यूं वर्णत कवि रसरीति। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो 100 विश्रब्ध नवोढ़ यूं वर्णत कवि रसरीति। तो इस पंक्ति के कवि हैं मतिराम, और ये रसराज के अंतर्गत आता है। सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। तो इस पंक्ति के कवि हैं भूषण कवि, और ये जो है शिवराज भूषण के अंतर्गत लिखा गया है। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। तो इसके कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति, भाषा प्राकृत संस्कृत देखी महाकवि पंथ। तो इस पंक्ति के कवि हैं देव कवि, और ये जो है शब्द रसायन के अंतर्गत आता है। जाते कछु हूँ लहियो कविताई को पंथ। तो जाते कछु हूँ लहियो कविताई को पंथ। इस पंक्ति के कवि हैं भिखारी दास। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए भानुदत्त की रस मंजरी तथा रस सामग्री और रस के भेदाप भेदों के लिए उन्हीं की रस तरंगिणी एवं अलंकारों के निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रालोक अथवा अप्पय दीक्षित का कुवलय मालानंद रीतिकालीन कवियों के बीच सर्वाधिक ग्राह्य रहे। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, जैसे रस मंजरी और रस सामग्री के लेखक का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं भानुदत्त। इसके अलावा चंद्रालोक के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं जयदेव। कुवलयानंद के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं अप्पय दीक्षित। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। रीतिकाल में श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? तो रीतिकाल में श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रस मंजरी तथा रस सामग्री, और इसके लेखक हैं भानुदत्त। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में रस के भेदोपभेदों के निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? तो रीतिकाल में रस के भेदोपभेदों के निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका रस तरंगिणी, जिसके लेखक हैं भानुदत्त। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में अलंकार निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया? तो रीतिकाल में अलंकार निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयदेव का चंद्रालोक तथा अप्पय दीक्षित का कुवलयमाला।
कुबलयानंद। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः किन ग्रंथों को आधार बनाया गया? तो रीतिकाल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः किन ग्रंथों को आधार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भट्ट केदार के द्वारा रचित वृत्त रत्नाकर, गंगादास के द्वारा रचित छंदो मंजरी और प्राकृत पेंगलम। तो वृत्त रत्नाकर, छंदो मंजरी और प्राकृत पेंगलम। तो आप इनको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन हैं? तो गाथा सप्तशती के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं हाल कवि। अमरुक शतक के रचयिता कौन हैं? तो अमरुक शतक के रचयिता कौन हैं? तो इसके लेखक हैं अमरुक। आर्या सप्तशती के रचयिता का नाम क्या है? तो आर्या सप्तशती के रचयिता का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं गोवर्धनाचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया? तो रीतिकाल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मर्मट के द्वारा रचित काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ के द्वारा रचित साहित्य दर्पण। तो काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण ये दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिनको कि रीतिकाल में काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः इसको आधार बनाया गया था। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में रीति निरूपण के लिए काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली, जिसमें लक्षण उदाहरणों के अतिरिक्त वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है, में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले आता है चिंतामणि के द्वारा रचित कवि कल्पतरु, देव के द्वारा रचित शब्द रसायन, कुलपति मिश्र के द्वारा रचित रस रहस्य, दास के द्वारा रचित काव्य निर्णय, प्रताप शाही के द्वारा रचित व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास। इसके अलावा ग्वाल के द्वारा रचित अलंकार भ्रम भंजन आदि आते हैं। तो आप इन सभी का नाम नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है चंद्रालोक कुबलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो चंद्रालोक और कुबलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो सबसे पहले जसवंत सिंह के द्वारा रचित भाषा भूषण, दुल्ह के द्वारा रचित कविकुल कंठाभरण, वैरीसाल के द्वारा रचित भाषाभरण, गोविंद के द्वारा रचित कर्णाभरण, याकूब खां के द्वारा रचित रसभूषण और पद्माकर के द्वारा रचित पद्माभरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल में किस शैली में सर्वाधिक रीति ग्रंथ लिखे गए हैं? तो रीतिकाल में किस शैली में सर्वाधिक रीति ग्रंथ लिखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भानुदत्त की रसमंजरी शैली में, जिसमें लक्षण और उदाहरण देकर रस निरूपण किया गया है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। छोड़ी आपनो भौन तुम भौन कौन के जात, तथा ते धनी ले ब्रजराज लखें, गृह काज करें अरु लाज संभारे। तो इन दोनों पंक्तियों के
कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका मतिराम। पर रस चाहे पर किया तजय आपू गुण गोत तथा प्रेमहीन प्रिय वैश्य है श्रृंगारा भास। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव। कऊ कितेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपुने पीब पराए। तो कऊ कितेक उपाय करो कहूँ होत हैं आपुने पीब पराए। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं मतिराम। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो चिंतामणि किन किन राजाओं के दरबार के अंतर्गत आते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका शाहजी भोंसला, शाहजहां और दारा शिकोह। तो शाहजी भोंसला, शाहजहां और दारा शिकोह के अंतर्गत चिंतामणि आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो चिंतामणि के ग्रंथों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 9। मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं कवि कुल कल्पतरु, रस विलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार पिंगल। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं रामायण, रामाश्वमेध और कृष्णचरित। तो यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कवि कुल कल्पतरु। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है देव के द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? तो देव के द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके ग्रंथों की संख्या जो है वो 52 है, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इसकी संख्या जो है वो 72 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दधि धृत मधु पायस तजी वास्यु चाम चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन त्रिय वैश्या है श्रृंगाराभास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किस कवि ने किया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव कवि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो अमिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव कवि। शासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। शासन ही में समीर गयो अरु आंसुन ही सब नीर गयो ढरी। तो इस पंक्ति के कवि हैं देव कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेगी ही बुड़ी गई पाखियाँ आँखियाँ मधु की मक्खियाँ भरी मेरी। तो बेगी ही बुड़ी गई पंखियाँ अखियाँ मधु की मक्खियाँ भरी मेरी। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसके कवि हैं देव कवि। सावरे लाल को सावरों रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। तो इसके कवि का नाम क्या है? तो सावरे लाल को सावरों रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो। तो इसके जो कवि हैं वो हैं देव कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतुकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम न सका?
तो रीतिकाल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम ना सका, तो उसका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव कवि। देव सबसे पहले किसके आश्रय में रहे? तो देव कवि सबसे पहले किस राजा के आश्रय में रहे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका औरंगजेब के बेटे आजम शाह के यहाँ। तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह के यहाँ देव कवि सबसे पहले आश्रय में रहे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है? तो देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है? उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जाति विलास। देव का पूरा नाम क्या था? तो देव का पूरा नाम था देवदत्त। देव मुख्यतः किन किन राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे? तो देव कवि मुख्यतः किन किन राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, भोगीलाल, राज उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां। देव का प्रथम ग्रंथ का नाम क्या है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो देव कवि के प्रथम या सबसे पहले ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भाव विलास। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम तो कहत ठाकुर, न ऐठों सुन बैठो गड़ी, गहिरे तव पैठो प्रेम सर में। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। प्रेम तो कहत ठाकुर, न ऐठों सुन बैठो गड़ी, गहिरे तव पैठो प्रेम सर में। तो इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव कवि। साथ में रखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चार चुरिए। इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो साथ में रखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चार चुरिए। तो इस पंक्ति के कवि हैं देव कवि। ये सभी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रावरो रूप भरियो अखियान भरियो सु भरियो उनरियो सुदरियो परे। तो इस पंक्ति के कवि हैं देव कवि। रीति कवियों तथा रीति मुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्तों का अखड़ता के साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है? तो फिर से पढ़ते हैं। रीति कवियों तथा रीति मुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्तों की अखड़ता के साथ जाति पाति ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है? उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका देव कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है, तो बताना है इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है। तो सबसे पहले पंक्ति पढ़ते हैं। है उपजय रज बिजही ते, विनसे तू सवै छिति, छार के छांडे, एक से देखूँ कछु न विसेखू, ज्यों अके उन्हार कुन्हार के भांडे, तापर ऊंच औ नीच, विचारी वृथा बकियाद बढ़ावत चांडे, वेदन मूंद कियो इन दुंदिक सूद अपावन पावन पांडे। तो इस पंक्ति के कवि हैं देव कवि। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही जटिल एक पंक्ति है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बंसीवट तट नटनागर नटतु मौ,
तो बंसीवट तट नटनागर नटतु मों, तो इस पंक्ति के कवि हैं देव कवि। पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जसोदा के कौरे एक बार ही कुरै परी, तो इस पंक्ति के कवि कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार ये पंक्ति परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फिर से पढ़ते हैं। पारावार पूरन अपार पार ब्रह्म राशि जसोदा के कौरे एक बार ही कुरै परी, तो इस पंक्ति के कवि हैं देव कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। देव रचित नाटक का नाम क्या है? तो देव रचित नाटक का नाम है देव माया प्रपंच। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात, इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज ओरो सो बिलानो जात, तो इस पंक्ति के कवि हैं देव कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माकर के द्वारा रचित ग्रंथों के नाम क्या हैं? तो पद्माकर के द्वारा रचित ग्रंथों का नाम क्या है? तो इनके ग्रंथों को दो भागों में या दो काव्यों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले मुक्तक काव्य और दूसरा है प्रबंध काव्य। तो मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो ग्रंथ आते हैं वो हैं जंग विनोद, तो जंग विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पच्चीसी, प्रताप सिंह, विरोधावली, राम रसायन। और प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं हिम्मत बहादुर, विरोधावली। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माकर के रीति निरूपण संबंधी ग्रंथ का नाम क्या है? तो सबसे पहले आता है जगद्विनोद, फिर पद्माभरण। पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन तथा जगद्विनोद में नायक नायिका भेद तथा नवरस का वर्णन है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, पद्माकर ने जगद्विनोद की रचना कब और किसके आश्रय में की है? तो पद्माकर ने जगद्विनोद की रचना कब और किसके आश्रय में की है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1803 और 1829 ईस्वी में इसके बीच महाराज जगत सिंह के आश्रय में जगद्विनोद की रचना की है पद्माकर ने। 1803 और 1829 ईस्वी के बीच में महाराज जगत सिंह के आश्रय में पद्माकर ने इस ग्रंथ की रचना की है। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माकर के किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद, चार प्रकार के दर्शन, नायक के सखाओं, नायिकाओं की सखी, तीन प्रकार की द्युतियों तथा षड ऋतुओं का वर्णन तथा श्रृंगार रस के अनुभवों के विवेचन के व्याज से 8 सात्विक भावों और 12 हावों का वर्णन करते हुए श्रृंगारादि नव रसों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है? तो इस ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगद्विनोद। पद्माकर के जगद्विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 6 प्रकरण और 739 छंद हैं, 731 छंद हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माकर किन किन राजाओं के आश्रय में रहे? तो पद्माकर कवि किन किन राजाओं के आश्रय में रहे, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका, सबसे पहले आते हैं सागर नरेश, फिर रघुनाथ राव, जयपुर नरेश, प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह, महाराज जैतपुर, सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह, दतिया नरेश महाराज परीक्षित, सुजाउदौला के जागीरदार गोसाई अनूपगिरी, हिम्मत बहादुर, सितारा नरेश, रघुनाथ राव, उदयपुर नरेश महाराज भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश
दौलत राव सिंधिया। तो इन सभी राजाओं के अंतर्गत पद्माकर कवि रहे हैं। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराज ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ आलिजाह प्रकाश नामक ग्रंथ मिलता है। जग विनोद और आलिजाह प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। आलिजाह प्रकाश में जग विनोद के ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ रखे हुए हैं। तो यहाँ से ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, ये परीक्षा में आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जगद्विनोद और पद्माभरण। तो यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है, पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि किस नरेश ने दिया है? तो पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि किस नरेश ने दिया है, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका जयपुर नरेश प्रताप सिंह। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। पद्माकर के संदर्भ में ये कथन किसका माना जाता है? तो फिर से पढ़ते हैं। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। पद्माकर के संदर्भ में ये कथन किसने कहा है? उस विद्वान का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। तो इसके कवि का नाम क्या है? तो फिर से पढ़ते हैं। नैन नचाई कहीं मुस्काई लला फिर आयो खेलन होरी। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि हैं पद्माकर। पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है? तो पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका बुंदेलखंड। फाग, जिसका दूसरा नाम है होली, का कवित्व पूर्ण एवं सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ है? तो फाग, जिसका दूसरा अर्थ है होली, का कवित्व पूर्ण एवं सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्माकर। ऋतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो ऋतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्माकर। गवरे रंग रंगी अखियान में ए बलबीर, अबीर न मैलो तथा उधम ऐसी मचो ब्रज, मैं सबे रंग तरंग उमंगनी सिंचें, तथा बीर अबीर अभिरन को दुख भाषें बने ना बने बिन भाषें। तो इन सभी पंक्तियों के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका पद्माकर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दिया था? तो भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दिया था, उनका नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका चित्रकूट नरेश रुद्र शाह सोलंकी ने। तो चित्रकूट नरेश रुद्र शाह सोलंकी ने भूषण को भूषण उपाधि दिया था। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूषण कवि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋतिकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसे मिलता है? तो ऋतिकाल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसे मिलता है? उस कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका
भूषण कवि। शिवा को बखानो छत्रसाल को, इस पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो शिवा को बखानो छत्रसाल को, तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के कवि का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका भूषण कवि। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का प्रश्न उत्तर क्लास यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हमने रीतिकाल से जुड़े 100 प्रश्न उत्तर की चर्चा की। आगे हम और भी रीतिकाल के जो प्रश्न उत्तर हैं उनकी चर्चा करेंगे, परंतु आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा क्लास अच्छा लगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।